For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चों? आई होप आप सब एकदम अच्छे रहेंगे एंड इवन आई एम डूइंग रियली वेल। तो आज की ये वीडियो हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप वीडियो के टाइटल से ऑलरेडी देख चुके होंगे। सो दिस वीडियो टुडे वी आर रिकॉर्डिंग टू कवर ऑल दी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर मे 2021 अटेम्प्ट। तो लॉ में जितनी भी अमेंडमेंट मे 21 अटेम्प्ट के लिए आई है फॉर सीए इंटर, वो सारी अमेंडमेंट्स आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो आज की इस क्लास का टारगेट क्या है सर? यही अपनी मे 21 की अमेंडमेंट्स को कवर करना। आज की इस वीडियो का टारगेट यही रहने वाला है। तो क्लास स्टार्ट करें, अमेंडमेंट्स पे जाऊं तो दो बातें आपको बताऊंगा, उनका ध्यान रखना। हमेशा वो बातें मैं बताता हूं। सबसे पहले तो ये जो अमेंडमेंट के आपके नोट्स हैं, अगर आपको ये अमेंडमेंट नोट्स चाहिए तो ये अमेंडमेंट नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो ये नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आ रहा है CA_law_हर्ष गुप्ता। ठीक, तो आपको ये नोट्स इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। तो ये एक बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, क्लास में आगे से बढ़ूं उससे सबसे पहले एक खुशखबरी जो आपके लिए क्या है कि सर अब की बार अमेंडमेंट्स कितनी है मे 21 अटेम्प्ट के लिए? तो सर जैसा कि आप इन नोट से देख पा रहे हो, अमेंडमेंट्स बहुत ही कम है। ठीक, सिर्फ ये बस ये 2 पेजेस हैं, दैट्स इट। तो द अमेंडमेंट्स आर वेरी वेरी लेस। तो मे 21 अटेम्प्ट के लिए ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं आई हैं। तो ये 2 पेजेस की बस थोड़ी सी अमेंडमेंट्स हैं। तो ये अमेंडमेंट्स आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। तो एक बहुत अच्छी बात है कि अमेंडमेंट्स यहाँ पे कवर करने के लिए हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है। मुश्किल से हाफ एन आवर या 45 मिनट्स के अराउंड हमें लगेगा ये वाली अमेंडमेंट्स कवर करने के लिए। तो बहुत ही लिमिटेड अमेंडमेंट्स हैं। यू कैन डाउनलोड दी अमेंडमेंट्स फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है सर? ये हमेशा मैं हर अमेंडमेंट क्लास में बताता हूँ कि सर ये वाली जो अमेंडमेंट क्लास है ये मे 21 अटेम्प्ट के लिए है। दैट इज इट इज एप्लीकेबल फॉर मे 21 अटेम्प्ट। और इस अमेंडमेंट क्लास में हम सर किस दिन से किस दिन तक की अमेंडमेंट्स कवर कर रहे हैं? 1 मई 2020 से लेकर 31 अक्टूबर 2020। तो एज पर ICAI रूल, अगर आपका अटेम्प्ट मे 21 में पड़ रहा है तो मे 21 अटेम्प्ट के लिए आपके पास किस दिन तक की अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होती हैं? 31 अक्टूबर 2020, 6 महीने पहले की। तो इस अमेंडमेंट क्लास में हम सर 6 मंथ्स की अमेंडमेंट कवर करेंगे। कहां से कहां तक? 1 मई 2020 से लेकर के 31 अक्टूबर 2020। तो इन 6 महीनों के दौरान या इन 6 मंथ्स के दौरान जो भी अमेंडमेंट आई है वो हम इस अमेंडमेंट क्लास से कवर करेंगे। अगर 1 मई से पहले की कोई अमेंडमेंट थी तो वो नवंबर 20 या मई 20 एज पर पुराने अटेम्प्ट्स के लिए एप्लीकेबल थी। उनकी अमेंडमेंट क्लास ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो पुरानी अमेंडमेंट्स आप उन अमेंडमेंट क्लासेस से कवर करोगे। इस वाली अमेंडमेंट क्लास में मैं सिर्फ इन 6 महीनों की अमेंडमेंट कवर करूंगा जो आपके मे 21 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होंगी। तो एडिशनल अमेंडमेंट्स आई एम गोइंग टू कवर दी अमेंडमेंट क्लासेस फॉर नवंबर 20 अटेम्प्ट या मे 20 अटेम्प्ट। जो पुरानी अमेंडमेंट्स हैं वो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो इस वाली क्लास से हम सिर्फ और सिर्फ मई 21 की 31 अक्टूबर तक की एप्लीकेबल अमेंडमेंट्स, इन 6 महीने के अमेंडमेंट्स को कवर करने जा रहे हैं। ये मैं हर क्लास में रिपीट करता हूं। अमेंडमेंट क्लास में फिर से बोलूंगा कि सिर्फ इन 6 मंथ्स की अमेंडमेंट्स हम कवर कर रहे हैं। तो अगर किसी बच्चे ने अभी तक नवंबर 20 की अमेंडमेंट्स या बाई चांस कोई ऐसा है जिसने मई 20 की अमेंडमेंट भी नहीं करी है तो आप पहले वो वाली अमेंडमेंट क्लासेस कवर करिएगा, फिर इस क्लास पे आइएगा। एक डाउट छोटा सा ये आ सकता है सर, कुछ बच्चे ये वाली अमेंडमेंट क्लास देख रहे होंगे जिनका शायद अटेम्प्ट पड़ रहा होगा नवंबर 21 में। तो नवंबर 21 उनका अटेम्प्ट आने वाला है। तो वो बच्चे चाह रहे होंगे सर हमारी भी अमेंडमेंट्स करवा दो, टाइमली बेसिस पे हम भी अमेंडमेंट्स कर लेंगे। तो जी आपको मैं चाहकर भी अमेंडमेंट्स करवा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नवंबर में जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगी वो आपकी एप्लीकेबल होंगी 30 अप्रैल 2020 तक की। और अभी तो हम फरवरी में खड़े हैं। ठीक, तो मैं चाह के भी आपको करवा नहीं सकता नवंबर के अमेंडमेंट्स, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कितनी अमेंडमेंट्स आगे आ जाएं। तो नवंबर के लिए अमेंडमेंट क्लास बाद में आएगी। पर हाँ, जिनका भी अटेम्प्ट नवंबर है उन्हें ये वाली अमेंडमेंट क्लास भी देखनी होगी, और जो नवंबर के लिए एडिशनल अमेंडमेंट्स आएंगे वो सेपरेटली देखनी रहेंगी। ठीक, तो कट शॉर्ट करके एक ही बात बोलूंगा कि इस क्लास से हम मई 21 की अमेंडमेंट्स कवर कर रहे हैं इन 6 मंथ्स की। तो दी 6 मंथ्स अमेंडमेंट्स वी आर गोइंग टू कवर। ठीक, तो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम, ताकि अमेंडमेंट क्लास हमारी ज्यादा लंबी ना जाए, अमेंडमेंट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। बस 2 अनाउंसमेंट्स आपके लिए रहेंगी जहां पे मुझे आपकी हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो वो दो अनाउंसमेंट्स मैं वीडियो के एंड में करूंगा। पहले अपना पढ़ाई करते हैं, सारी अमेंडमेंट्स कवर करते हैं, फिर 2 अनाउंसमेंट है जिसमें मुझे एक जगह आपकी हेल्प भी चाहिए, तो उसमें आप मुझे गाइड करिएगा। तो पहले अमेंडमेंट्स करना स्टार्ट करते हैं सर। बहुत ही लिमिटेड अमेंडमेंट्स हैं, सो लेट्स स्टार्ट विद इट एंड फटाफट से निपटा देते हैं। तो सर जो सबसे पहली अमेंडमेंट आ रही है वो आ रही है हमारे चैप्टर नंबर 3 में, इन प्रोस्पेक्टस रूल। तो सर कंपनी लॉ में हमारा चैप्टर 3 आता था, डीलिंग विद प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो उसमें बस एक छोटी सी अमेंडमेंट है सर। प्रोस्पेक्टस के चैप्टर में एक रूल आता है, रूल 14। ये किस चीज का रूल था सर? प्राइवेट प्लेसमेंट का रूल था। एक बार आपको बुक से भी दिखा देता हूं। तो अगर आप अपनी बुक में सेक्शन 42 पे आएंगे, 42 के एंड में आपको एक रूल 14 मिलता था विच यूज्ड टू डील विद प्राइवेट प्लेसमेंट। तो हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन आता था।
एंड में आता था सर रूल 14। तो रूल 14 का एक आता था सर यहाँ पे सब रूल 1, जो कहता था सर किसी भी कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो उसे एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, प्लस ये कुछ बातें हैं वो कंप्लाई करनी रहेंगी। तो यहां पे एक छोटी सी अमेंडमेंट है, क्या है सर, कि ये जो रूल 14 सब रूल 1 है, इसमें थर्ड प्रोवाइजो के बाद एक नया फोर्थ प्रोवाइजो भी ऐड कर दिया गया है। दैट इज, अगर आप पहले रूल 14 देखते हैं तो रूल 14 में सर पहले ये फर्स्ट प्रोवाइजो आता था, फिर यहां आता था एक सेकंड प्रोवाइजो, फिर यहां आता था एक थर्ड प्रोवाइजो। आज यहां पे एक नया फोर्थ प्रोवाइजो और ऐड कर दिया गया। तो आपके बुक में चेंज कहां पे आएगा, यहां पे एक फोर्थ प्रोवाइजो और छोटा सा ऐड कर दिया गया है। एंड वो छोटा सा फोर्थ प्रोवाइजो क्या कहना चाह रहे हैं भाई, पढ़ लेते हैं। तो ये कह रहे सर, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट in case of offer or invitation of any securities to QIBs, what are QIBs? Qualified institutional buyers. It shall be sufficient if the company passes a previous special resolution only once in a year for all the allotments to such buyers during the year. तो ये पॉइंट क्या कहना चाह रहे भाई, सिंपल सा पॉइंट है। ये कहना चाह रहे कंपनी अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाह रहे हो, कंपनी आप प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहते हो, और आप प्राइवेट प्लेसमेंट किसे करना चाह रहे हो, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को। किस चीज की, किसी भी सिक्योरिटी की, चाहे शेयर्स की चाहे डिबेंचर्स की। अगर कंपनी आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहते हो तो क्या कंपनी आपको एसआर पास करना पड़ता है? एसआर तो सर हर केस में पास करना पड़ता है, इसमें भी पास करना पड़ेगा। बट यहां पे कंपनी को बेनिफिट क्या दे दिया गया कि कंपनी अगर आप चाहो तो आप साल में सिर्फ एक बार एसआर पास कर लेना। दैट इज, आप साल के शुरू में मेंबर से कह देना कि मेंबर आप एसआर पास करके क्यूआईबीज को प्राइवेट प्लेसमेंट करने का परमिशन दे दे। एंड जैसे ही ये काम होगा, आपके इस एसआर की वैलिडिटी होगी 1 साल। इसका क्या मतलब है, अब इस 1 साल के दौरान आप बार बार क्यूआईबीज को प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो, आपको बार बार अलग से एसआर पास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप साल में सिर्फ एक बार एसआर पास कराओगे, काम चल जाएगा। शायद ये बात आपको थोड़ी सुनी सुनी सी लगे, ठीक, शायद थोड़ी सुनी सुनी सी लगे। क्यों लगे सर? क्योंकि थर्ड प्रोवाइजो जो था ना, उसमें भी कुछ सिमिलर बातें लिखी हुई थी। तो ये रूल 14 सब रूल 1 का जो थर्ड प्रोवाइजो था, इसमें भी कुछ सिमिलर बातें थी। बस डिफरेंस क्या था, थर्ड प्रोवाइजो सर लगता था नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पे, कि अगर कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है, चाहे वो किसी को भी कर रही हो, चाहे क्यूआईबी को, चाहे किसी और इन्वेस्टर को, पर कंपनी अगर आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करते हो तो वहां पे भी आप साल में एक बार एसआर पास करा सकते थे। पर अब एक और बेनिफिट आ गया कि कंपनी अगर आप क्यूआईबीज को प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, यहां पे सिक्योरिटी को स्पेसिफाई नहीं किया गया, यहां पे इन्वेस्टर को स्पेसिफाई किया गया कि कंपनी अगर आप क्यूआईबी को प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, चाहे किसी भी सिक्योरिटी का, चाहे शेयर्स का, चाहे डिबेंचर का, तो आप साल में सिर्फ एक एसआर पास करोगे, आपका काम चल जाएगा। तो ये छोटी सी अमेंडमेंट आई इन द चैप्टर ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो हमारी चैप्टर फर्स्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं है भाई, चैप्टर सेकंड इनकॉर्पोरेशन में कोई अमेंडमेंट नहीं है, प्रोस्पेक्टस में एक छोटी सी अमेंडमेंट आई इन रूल 14। अगली अमेंडमेंट आ रही है सर इन चैप्टर नंबर 4, शेयर कैपिटल। तो चैप्टर 1 में कोई अमेंडमेंट नहीं थी, 2 में कोई अमेंडमेंट नहीं थी, 3 में छोटी सी अमेंडमेंट आई। अब देखते हैं सर चैप्टर 4 में क्या अमेंडमेंट आई है। तो एक बार आपके सामने चैप्टर 4 भी ओपन कर देता हूं ताकि आप बुक में रिस्पेक्टिव चेंजेस भी कर पाओ। चलिए, तो सर चैप्टर 4 में आई हैं 2 अमेंडमेंट्स। सबसे पहली अमेंडमेंट आई है सर रूल 8 में। रूल 8 किस चीज का था सर? स्वेट इक्विटी शेयर्स का। तो देख लेते हैं सर अमेंडमेंट कहना क्या चाह रही है। तो कह रहे सर इन रूल 8 सब रूल 4 इन द सेकंड प्रोवाइजो फॉर द वर्ड 5 years 10 years शैल बी सब्सटीट्यूटेड। दैट इज सर, हमने स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए एक रूल पढ़ा था, रूल 8। वहां पे एक टर्म आती थी या एक टाइमलाइन आती थी 5 years की, उस टाइमलाइन को बढ़ाकर आप कर दीजिए 10 साल। ये अमेंडमेंट है बस। अब सर ये 5 साल की टाइमलाइन कौन सी आती थी जिसे हम 10 साल कर रहे हैं? एक बार रूल 8 पे आ जाते हैं, वहां से देख लेते हैं। तो अगर मैं आपको रूल 8 पर लेकर के आऊं, तो रूल 8 में सर स्वेट इक्विटी शेयर्स की कंडीशंस थी। उसमें से एक कंडीशन आती थी क्वांटिटी की, कि कोई भी कंपनी मैक्सिमम कितने स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। तो वहां पे एक लिमिट आती थी कि कंपनी आप 1 साल में 15% ऑफ पेड अप कैपिटल या 5 करोड़ विच एवर इज हायर इतने स्वेट इक्विटी इशू करना। टोटल मिला के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी आप 25% से ज्यादा स्वेट इक्विटी इशू नहीं करोगे। पर सर स्टार्टअप्स के लिए लिमिट कितनी थी? 50% की। तो स्टार्टअप्स को एक बेनिफिट दिया गया था कि एक स्टार्टअप कंपनी 50% ऑफ द पेड अप कैपिटल तक स्वेट इक्विटी इशू कर सकती है। बस यहां पे पहले कितना टाइमलाइन आता था? अप टू 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दैट इज, जैसे ही आप एक स्टार्टअप कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं तो स्टार्टअप कंपनी को बेनिफिट मिलता था कि स्टार्टअप शुरू के 5 सालों तक 50% ऑफ पेड अप कैपिटल भी स्वेट इक्विटी के फॉर्म में इशू कर सकती है। बस अमेंडमेंट यही आई है सर कि स्टार्टअप का जो ये बेनिफिट है
5 साल से इंक्रीज करके कर दिया गया है 10 साल। सर इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिंपल सा था सर, हमारे देश में जो स्टार्टअप्स होती हैं उनको डिफाइन कौन करता है? तो सर हमारी सरकार में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं DPIIT। तो DPIIT ने एक डेफिनेशन दे रखी है स्टार्टअप्स की। तो DPIIT ने एक डेफिनेशन स्टार्टअप्स की दी थी 2016 में, और उस डेफिनेशन के हिसाब से आप स्टार्टअप रह पाते थे सिर्फ 5 सालों के लिए। बट 2019 में उस डेफिनेशन को चेंज किया गया था, और उस डेफिनेशन के हिसाब से आज एक एंटिटी स्टार्टअप बन सकती है या रह सकती है फॉर अ इनिशियल पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो आज के दिन आप स्टार्टअप 10 साल तक रह सकते हो। पहले आप सिर्फ 5 साल तक रह सकते थे, अब 10 साल तक आप स्टार्टअप रह सकते हो। तो इसलिए कंपनी लॉ में भी ये चेंज किया गया कि जी जब स्टार्टअप आप 10 साल तक रह सकते हो, तो ये वाला बेनिफिट भी आप 10 सालों तक अवेल कर सकते हो। सिमिलर चेंज लास्ट अमेंडमेंट क्लास में ईसॉप में आया था, वहां पे लिमिट 5 से 10 हो गई थी, पर स्वेट इक्विटी में अब चेंज आया कि स्वेट इक्विटी में 5 से लिमिट बढ़ा के कर दी गई है 10 साल। तो स्टार्टअप 50% ऑफ स्वेट इक्विटी आप इशू कर सकते हैं अप टू 10 ईयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये एक छोटा सा चेंज आया सर, ये 5 साल की टाइमलाइन को हटा के कर दिया गया है 10 साल। ठीक है सर, अगला चेंज देखते हैं सर। अगला जो चेंज आ रहा है सर वो आ रहा है रूल 18 सब रूल 7 में। सर रूल 18 किस चीज का था? डिबेंचर्स का। और उसका सब रूल 7 किस चीज से डील करता था सर? उसका सब रूल 7 डील करा करता था सर DRR एंड DRI, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। एक बार आपको बुक से दिखा देता हूं। चलिए, तो ये आपका रूल 18 आया करता था रेड विद सेक्शन 71। तो डिबेंचर्स का एक सेक्शन था, उसका रूल 18 था, उसमें आता था आपका एक सब रूल 7। सब रूल 7 में सर किस चीज की बातें लिखी हुई थी? सर वहां पे DRR एंड DRI से जुड़ी हुई बातें लिखी हुई थी, दैट इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। लास्ट ईयर में भी इसमें कुछ चेंजेस आए थे, अब फिर से इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं। तो अब अमेंडमेंट क्या आई है सर? ये रूल 18 सब रूल 7 के अंदर एक क्लॉज B है, उसको पूरी तरीके से बदल दिया गया है। दैट इज ये रूल 18 सब रूल 7 का ये जो क्लॉज B है, इसके अंदर किए गए हैं चेंजेस। दैट इज इसके अंदर आपके कुछ पॉइंट्स को किया गया है चेंज। अब चेंज क्या किया गया है? उन्होंने कहा सर क्लॉज B का जो सब क्लॉज 5 है उसे आप पूरी तरीके से बदल दीजिए। दैट इज ये रूल 18 सब रूल 7 का क्लॉज B का सब क्लॉज 5, इसे कर दिया गया है चेंज। एंड सर ये सब क्लॉज 5 किस चीज की बात किया करता था? सर सब क्लॉज 5 से आपकी लिमिट निकल करके आया करती थी DRI की, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट की। तो अगर मैं रूल 18 सब रूल 7 की बात करूं तो यहां तक तो ये रूल किस चीज की बात करा करता था? DRR की, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की। ये सब क्लॉज 5 में ये बात करता है DRI की। तो DRI की कुछ बातों को बदला गया है। अब मैं सिर्फ अगर वो अमेंडमेंट आपको बताऊंगा कि ये चेंज हुआ है, शायद हमें समझ में नहीं आएगा, तो मैंने क्या किया, DRR और DRI की जो भी रिक्वायरमेंट्स है ना, वो सारी की सारी रिपीट करके यहां पे लिख दी है अलॉन्ग विद अमेंडमेंट। तो मैंने आपको क्लासेस में ये टेबल बनवाई थी, या आपकी समरी बुक में टेबल दी होगी, तो इसको अब आप चेंज कर लेना। ठीक, तो इंस्टेड ऑफ कवरिंग दी अमेंडमेंट, मैं सिर्फ अमेंडमेंट ना बता के आपको पूरा DRR और DRI का ही टेबल दे रहा हूं कि किस कंपनी को कितना DRR बनाना है, किस कंपनी को कितना DRI बनाना है। ठीक, ये पूरी टेबल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसमें ध्यान रखना है पूरी टेबल अमेंड नहीं हुई है, टेबल की सिर्फ कुछ बातें अमेंड हुई है, पर हम पूरी टेबल एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो सर किस किस कंपनी के लिए DRR और DRI की कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है, लेट्स सी। तो सर यहाँ पे हमने कंपनीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, या तो आप एक लिस्टेड कंपनी हो या आप एक अनलिस्टेड कंपनी हो। तो पहले लिस्टेड कंपनीज की बात करते हैं सर कि लिस्टेड कंपनी के केस में DRR और DRI की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो सर अगर आप लिस्टेड कंपनी हो और आप हो एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी बैंक, तो आपको सर कोई भी DRR नहीं बनाना, आपको कोई DRI नहीं बनाना। नेक्स्ट सर, अगर आप एक लिस्टेड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो तो आपको कोई DRR नहीं बनाना, आपको कोई DRI नहीं बनाना। एंड सर जो बाकी की लिस्टेड कंपनीज बच गई, उन्हें फिर से किया जा रहा है 2 कैटेगरीज में डिवाइड। दैट इज ना ही आप ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, ना ही आप बैंक हो, ना ही आप PFI हो। तो बाकी की जो लिस्टेड कंपनी है उसमें बन रहे हैं सर 2 केसेस। क्या केसेस सर? या तो सर वो वाली लिस्टेड कंपनी डिबेंचर्स का लेकर के आ रही है पब्लिक इशू, या वो वाली कंपनी सर डिबेंचर्स का लेकर के आ रही है प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर सर एक लिस्टेड कंपनी डिबेंचर्स का पब्लिक इशू लेकर के आए, तो उस केस में हमने उसको 2 कैटेगरी में बांटा, या तो सर वो एक NBFC होगी, या होगी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, या अदर लिस्टेड कंपनी। तो अगर एक लिस्टेड कंपनी सर डिबेंचर्स का पब्लिक इशू लेकर के आए, आप इस क्लासिफिकेशन को भूल जाना, बस इतना ध्यान रखना
कि अगर एक लिस्टेड कंपनी डिबेंचर्स का पब्लिक इशू लाएगी, डीआरआर तो आपको नहीं बनाना, पर आपको 15% का डीआरआई जरूर बनाना पड़ेगा। तो अगर एक लिस्टेड कंपनी डिबेंचर्स का पब्लिक इशू ला रही है तो डीआरआर की तो रिक्वायरमेंट आपके लिए नहीं है, पर 15% डीआरआई आपको बनाना पड़ेगा। पर सर क्या एक लिस्टेड कंपनी डिबेंचर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है? कर सकती है सर। तो अगर लिस्टेड कंपनी डिबेंचर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, उसे ना ही डीआरआर बनाना ना ही डीआरआई बनाना। ठीक, तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डीआरआर एंड डीआरआई इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। ये रिक्वायरमेंट्स आपकी अकाउंट्स के पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉ में इतना नहीं पूछता, अकाउंट्स के पेपर में आपके लिए जरूर रेलेवेंट हो जाती है। कमिंग डाउन टू अनलिस्टेड कंपनी सर, तो अगर सर आप एक अनलिस्टेड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक हो, या आप एक अनलिस्टेड पीएफआई हो, तो ना ही आपको डीआरआर बनाना ना ही आपको डीआरआई बनाना। पर सर अगर हम रिमेनिंग अनलिस्टेड कंपनीज की बात करें, तो सबसे पहली बात सर जब हमने रिमेनिंग लिस्टेड कंपनीज की बात करी थी, तो उसको हमने दो केसेस में बांटा, या तो पब्लिक इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट। बट जब हम रिमेनिंग अनलिस्टेड कंपनीज की बात कर रहे हैं, उन्हें हम दो केसेस में नहीं बांट रहे। क्यों सर? क्योंकि सर जैसी अनलिस्टेड कंपनी पब्लिक इशू लाना चाहेगी ना, तो वो ऊपर वाले पॉइंट में कवर हो जाएगी, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी तो पब्लिक इशू ला ही नहीं सकती। तो ध्यान रखना, लिस्टेड कंपनीज के केस में हम दो केसेस बनाते हैं, पब्लिक इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट। पर जो अनलिस्टेड कंपनी होती है वहां पे हम ऐसे दो केसेस नहीं बनाते, क्योंकि वो तो हमेशा क्या लाएगी, वो तो हमेशा डिबेंचर्स का करेगी प्राइवेट प्लेसमेंट। तो इवन दो यहां पे मेंशन नहीं है, बट इंप्लाइड है, क्योंकि आप अनलिस्टेड कंपनी हो तो आप डिबेंचर्स का कर रहे हो प्राइवेट प्लेसमेंट। और उसके लिए लॉ ने क्या कहा भाई, अगर कोई अनलिस्टेड एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी डिबेंचर का प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी, तो उसे डीआरआर भी नहीं बनाना, उसे डीआरआई भी नहीं बनाना। पर अगर कोई रिमेनिंग अनलिस्टेड कंपनी बच जाती है जो डिबेंचर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है, तो उसे 10% का डीआरआर बनाना है और 15% का डीआरआई बनाना है। तो ये हमारी टेबल अब चेंज हो गई है, थोड़े से अमेंडमेंट्स इसमें आ गई है, तो ये रिवाइज्ड टेबल आपको याद रखनी है। याद रखने का तरीका बहुत आसान है, आप सिर्फ वो ध्यान रखो कि किस किस के लिए रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है। 15% डीआरआई की रिक्वायरमेंट किसके लिए है सर? लिस्टेड कंपनी अगर पब्लिक इशू लाएगी। तो लिस्टेड कंपनी में ध्यान रखना, लिस्टेड कंपनी सिर्फ जब पब्लिक इशू लाएगी तो उसे 15% का डीआरआई बनाना है, वरना उस पर कोई डीआरआर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई डीआरआई की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लिस्टेड कंपनी के लिए याद करने का तरीका बड़ा आसान है सर, जब लिस्टेड कंपनी रिमेनिंग अनलिस्टेड कंपनीज की लिस्ट में है और वो पब्लिक इशू ला रही है, तभी उस पर डीआरआई की रिक्वायरमेंट आएगी। कमिंग डाउन टू सर अनलिस्टेड कंपनी, इसमें आप पे सर रिक्वायरमेंट कब आएगी? जब आप एक रिमेनिंग अनलिस्टेड कंपनी की लिस्ट में नीचे फॉल करोगे, दैट इज अदर देन एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। बाकी फिर से कहूंगा, ये रिक्वायरमेंट लॉ के पेपर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अकाउंट्स में ज्यादा रेलिवेंट है, तो अकाउंट्स में भी आई होप आप ये अमेंडमेंट कवर करते हुए चलोगे। तो ये दो अमेंडमेंट्स आई बस इन द चैप्टर ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। तो दो छोटी सी अमेंडमेंट्स आई हैं सर इन द चैप्टर ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। तो हमारी चैप्टर 4 की भी मैं कहूंगा अमेंडमेंट्स हुई पूरी। तो सर अगला चैप्टर आ रहा है अब हमारा डिपॉजिट्स का, चैप्टर नंबर 5। तो हमारी बुक में चैप्टर 5 होता है डिपॉजिट्स का। डिपॉजिट्स के चैप्टर में भी सर छोटी सी ही अमेंडमेंट है, एक बार डिपॉजिट्स का चैप्टर भी आपके लिए ओपन कर देता हूं। देखते हैं सर क्या अमेंडमेंट्स हैं डिपॉजिट के चैप्टर में। तो ये कह रहे हैं सर डिपॉजिट के रूल्स में अमेंडमेंट आई है, फिर से सेक्शन में कोई अमेंडमेंट नहीं है, रूल्स में अमेंडमेंट आई है। क्या सर? एक तो सर डिपॉजिट्स में रूल आ रहा है, रूल 21C एंड सर 17 क्लॉज, सब क्लॉज 17। वो कह रहा है सर वहां पे आप 5 साल की जगह 10 साल पढ़ लेना, दैट इज 5 साल को हटा के लिख देना 10 साल। एक बार देख लेते सर ये चेंज कहां पे आ रहा है। रूल 21C 17। तो अगर आप डिपॉजिट्स रूल पे जाओगे तो सर वहां हम एक रूल 2 पढ़ते थे, रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज C, जो हमें सिखाता था कि डिपॉजिट क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था सर डिपॉजिट क्या होता है, कंपनी में आने वाला हर पैसा डिपॉजिट है एक्सेप्ट दीज 19 आइटम्स। तो इन 19 आइटम्स में से सर एक पॉइंट आता था सब क्लॉज नंबर 17, जो किस चीज से डील करता था? स्टार्टअप से। तो सर वही अमेंडमेंट जो अभी स्वेट इक्विटी में हमने पढ़ी, वही अमेंडमेंट यहां पे आ गई। यहां पे लिखा होता था सर अगर एक स्टार्टअप सिंगल ट्रांच में 25 लाख रुपए से ज्यादा पैसा रेस करेगी बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट, तो 5 साल तक उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। बस चेंज क्या आ गया, अब ये 5 साल को हटाकर लॉ मेकर ने कितना लिख दिया? 10 साल। लॉजिक सिमिलर है सर, क्योंकि स्टार्टअप की ही लिमिट 10 साल हो गई है। नीचे स्टार्टअप का मतलब भी आ रहा था, तो स्टार्टअप का मतलब आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक, बस वो नोटिफिकेशन चेंज हुई है। ठीक, पहले सरकार कहती थी जी आप 5 साल तक स्टार्टअप बनोगे, अब 10 साल तक आप स्टार्टअप रह सकते हो। तो कंपनी लॉ में वो रिस्पेक्टिव चेंजेस किए जा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा चेंज है सर कि यहाँ पे भी स्टार्टअप के लिए 5 साल हटा के कर दिया गया है 10 साल। और एक और अमेंडमेंट मैं कहूंगा, तो सर एक रूल 3
सब रूल 3 है, वहां पे भी स्टार्टअप के लिए 5 साल हटा के कर दिया गया है 10 साल। वहां पे भी स्टार्टअप के लिए 5 साल हटा के कर दिया गया 10 साल। तो रूल 3 में क्या लिखा होता था सर? आप कितना अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। तो रूल 3, सब रूल 3 में भी सर स्टार्टअप के लिए एक बेनिफिट आता था कि सर स्टार्टअप कंपनी शुरू के 5 साल में जितना मर्जी चाहे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती थी, उस पर कोई मैक्सिमम की लिमिट नहीं लगती थी। तो ये 5 साल हटा के भी अब कितना आ गया? 10 साल। तो अगर मैं कहूं तो सर आपकी बुक में जहां जहां स्टार्टअप है, हर जगह वहां स्टार्टअप के लिए जो बेनिफिट 5 साल तक दिए गए थे, उनको बढ़ाकर कर दिया गया है 10 साल। तो बुक में जहां जहां स्टार्टअप के लिए 5-5 साल के बेनिफिट थे, उन्हें बढ़ाकर कर दिया गया 10 साल, एक्सेप्ट वन केस। एक अनॉमली अभी भी रह गई है सर, डिपॉजिट्स के चैप्टर में ही। तो सर रूल 2 में भी 5 साल को हटा के 10 साल कर दिया, रूल 3 में भी 5 साल को हटा के 10 साल कर दिया, पर एक जगह चेंज होना अभी पेंडिंग है। सर हमने सेक्शन 73 पढ़ा था, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर। उसमें आती थी सर एक एग्जम्पशन पेज 5.3 पे। तो यहां जो ये एग्जम्पशन आती थी, यहां ये एग्जम्पशन एक स्टार्टअप को डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने के लिए सेक्शन 73 की कंडीशन से एग्जम्प्ट करती थी कि स्टार्टअप अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आपको सेक्शन 73 की कंडीशंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, पर ये वाला बेनिफिट मिलता था सिर्फ 5 सालों के लिए। ये अभी भी 5 साल ही है, ये वाला अभी चेंज नहीं हुआ है। बड़ी जल्दी चेंज हो जाना चाहिए, ये भी पॉइंट चेंज हो जाना चाहिए, पर अभी तक चेंज नहीं हुआ है। अभी तक ये 5 साल ही है, ध्यान रखना। ठीक, तो हर जगह 10 साल नहीं है। ये एक पॉइंट है जहां पे अभी भी स्टार्टअप के लिए जो बेनिफिट है वो 5 इयर्स का है, यहां भी बड़ी जल्दी चेंज आ जाएगा। तो बस ये एक अमेंडमेंट्स आई है सर इन द चैप्टर ऑफ डिपॉजिट्स। चलिए अगली अमेंडमेंट आ रही है सर इन द चैप्टर ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारा डिपॉजिट्स का चैप्टर होता था 5, उसमें हमने अमेंडमेंट्स करी। चैप्टर 6 होता था चार्जेस का, उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। ठीक, तो आपके बाद चार्जेस में कोई अमेंडमेंट नहीं है। सीधी जो अमेंडमेंट आ रही है वो आ रही है सर इन द चैप्टर ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसकी अमेंडमेंट देख लेते हैं सर। लेट मी ओपन दैट चैप्टर फॉर यू। चलिए उसमें भी सर बड़ी आसान सी छोटी सी अमेंडमेंट है। वो कह रहे हैं सर आप एक सेक्शन 92 पढ़ा करते थे, ये किस चीज का हुआ करता था? वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन सर, इट यूज्ड टू डील विद एनुअल रिटर्न। तो ये सेक्शन क्या कहता था भाई कि हर कंपनी को साल एंड होने पे अपनी एक एनुअल रिटर्न बनानी होगी फॉर्म MGT 7 में। तो हर कंपनी अपनी एक एनुअल रिटर्न बनाती है इन फॉर्म MGT 7। एंड कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज को अपनी एनुअल रिटर्न को एक CS से सर्टिफाई भी कराना होता था, या एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से सर्टिफाई भी कराना होता था। किस फॉर्म में? MGT 8 में। तो ये बातें तो पहले भी थी, आज भी हैं। देख लेते एक बार सेक्शन 92। चलिए तो ये सेक्शन कहता था सर हर कंपनी अपनी एनुअल रिटर्न बनाएगी इन फॉर्म MGT 7। एंड सर कुछ कुछ कंपनीज को अपनी एनुअल रिटर्न एक CS से सर्टिफाई भी करानी रहती थी, और ये जो सर्टिफिकेट CS देता था ये दिया करता था आपका MGT 8 में। फिर इसके बाद सर इसमें एक सब सेक्शन 3 आता था, और वो सब सेक्शन 3 क्या कहता था? वो कहता था भाई कि हर कंपनी को अपनी एनुअल रिटर्न की एक समरी या एक एक्सट्रैक्ट तैयार करना होगा। कौन से फॉर्म में? MGT 9 में। और वो एक्सट्रैक्ट कंपनी आप अपनी बोर्ड रिपोर्ट में लगाओगे। बोर्ड रिपोर्ट हम तैयार करते थे अंडर सेक्शन 134। तो हर कंपनी साल एंड होने पे अपनी एक बोर्ड रिपोर्ट तैयार करती है, तो उस बोर्ड रिपोर्ट में उसे अपनी एनुअल रिटर्न की एक समरी इन फॉर्म MGT 9 देनी रहती थी। अब सर यहां पे एक छोटा सा क्लैश आ गया था। क्या क्लैश आ गया था सर? सेक्शन 92 तो कह रहा है कि आप एनुअल रिटर्न के सॉरी आप अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर अपनी एनुअल रिटर्न का एक्सट्रैक्ट लगाएं, एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न इन फॉर्म MGT 9। तो सेक्शन 92 तो ये कह रहा है, पर जो बोर्ड रिपोर्ट का सेक्शन था 134, वो कहता था कंपनी आपको ना पूरी एनुअल रिटर्न लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी एनुअल रिटर्न अपनी वेबसाइट पे डाल देना और उस वेबसाइट का वेब लिंक आप अपनी बोर्ड रिपोर्ट में दे देना। तो सेक्शन 92 तो कह रहा था कि भी आप अपनी एनुअल रिटर्न का एक्सट्रैक्ट बोर्ड रिपोर्ट में लगाओ, दैट इज एनुअल रिटर्न की समरी बनाओ और बोर्ड रिपोर्ट में चिपकाओ। पर बोर्ड रिपोर्ट का सेक्शन खुद कहता था कि कंपनी आपको बोर्ड रिपोर्ट इतनी लंबी चौड़ी करने की जरूरत नहीं है, पूरी एनुअल रिटर्न मत चिपकाओ ना उसकी समरी दो, आप बस उसकी वेब लिंक अपनी वेबसाइट पे डाल के उसका लिंक बोर्ड रिपोर्ट में दे देना। तो ये जो छोटा सा क्लैश था इसे अब रिमूव कर दिया गया। सेम बात कहां लिख दी गई है? सेक्शन 92 में। तो सेक्शन 92 में सर ये जो सब सेक्शन 3 आ रहा था
इस सबसेक्शन 3 को टोटली हटा दिया गया है और उसकी जगह क्या लिख दिया गया है, देख लेते हैं। अब ये लिख दिया गया सर, every company shall place a copy of the annual return on its website on the website of the company if any, and the web link of such annual return shall be disclosed in the board's report. That is, कंपनी आपको अपना एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न बोर्ड रिपोर्ट में चिपकाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी एनुअल रिटर्न अपनी वेबसाइट पे डाल देना और जो भी आपकी वेबसाइट पे उस एनुअल रिटर्न का लिंक होगा वो लिंक आप अपनी बोर्ड रिपोर्ट में दे देना। पर ये वाली बात कब अप्लाई करेगी, अगर कंपनी के पास वेबसाइट है। एंड सिमिलर बात कहां लिखी गई सर, सिमिलर बात रूल 12 में लिखी गई। इसी चैप्टर का रूल 12 अमेंड किया गया और सेम बात को वहां लिखा गया और एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन भी आई, पढ़ लेते हैं क्या। तो ये कह रहा है सर, द एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न टू बी अटैच्ड विद द बोर्ड्स रिपोर्ट शैल बी इन फॉर्म MGT 9। तो भी वैसे तो कंपनी आप एक्सट्रैक्ट MGT 9 में बनाओगे, पर प्रोवाइजो ने क्या कहा, प्रोवाइडेड दैट कंपनी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अटैच द एक्सट्रैक्ट ऑफ द एनुअल रिटर्न विद द बोर्ड रिपोर्ट इन MGT 9 in case the web link of such return has been disclosed in the board's report। वही बात बार बार बोली जा रही है भाई कि अगर कंपनी तुम्हारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट पे एनुअल रिटर्न डाल देना और उसका लिंक अपनी बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देना। पर सर क्या हर कंपनी की वेबसाइट होना मैंडेटरी होता है? नहीं सर, सिर्फ लिस्टेड कंपनीज का होता है, अनलिस्टेड कंपनीज की वेबसाइट होना मैंडेटरी तो है नहीं। तो सर अगर आप एक अनलिस्टेड कंपनी और सपोज आपकी वेबसाइट ही नहीं है, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है भाई, फिर तो आपको MGT 9 में एक्सट्रैक्ट तैयार करके अपनी बोर्ड रिपोर्ट में लगाना पड़ेगा। तो ये सिंपल सी, इससे ज्यादा आसान क्या ही अमेंडमेंट आएगी। तो ये सिंपल सी अमेंडमेंट है आपकी इन द चैप्टर ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए भाई, तो ये आपकी चैप्टर 7 की भी अमेंडमेंट समाप्त हुई। इसके बाद सर अगला चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 8, विच डील्स विद डिविडेंड। एंड भाई डिविडेंड के चैप्टर में भी कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, मुबारक हो, डिविडेंड के चैप्टर में भी कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। एंड इससे अगला चैप्टर आता है सर चैप्टर नंबर 9, डीलिंग विद अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, उसमें अमेंडमेंट है और ये आज की लास्ट अमेंडमेंट है। दैट इज चैप्टर नंबर 9 में अमेंडमेंट है इन द टॉपिक ऑफ CSR एंड ये आज की लास्ट अमेंडमेंट है। लास्ट अमेंडमेंट है, इसका क्या मतलब है सर कि सर आपकी चैप्टर नंबर 10 ऑडिट के चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है एंड आपके अदर लॉज में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। ठीक, तो चैप्टर नंबर 10 ऑफ ऑडिट में भी कोई अमेंडमेंट नहीं है, अदर लॉज में भी कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो आज की ये आखिरी अमेंडमेंट आ रही है इन द टॉपिक ऑफ CSR। बड़ी सिंपल सी अमेंडमेंट है, लॉजिक भी आप समझ जाओगे, पढ़ते हैं। तो देख लेते हैं सर CSR के चैप्टर में क्या अमेंडमेंट है। मैं आपके लिए चैप्टर भी ओपन कर देता हूं। चलिए, तो सर एक अमेंडमेंट तो आ रही है हमारी शेड्यूल नंबर 7 में। तो हम CSR का सेक्शन पढ़ते थे, सेक्शन 135, वहां पे आता था एक शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 सर किस चीज से डील करता था? शेड्यूल 7 में सर वो सारी एक्टिविटीज लिखी हुई हैं जिन एक्टिविटीज पे कंपनी CSR के टुवर्ड्स खर्चा कर सकती है। तो शेड्यूल 7 आपको वो सारी एक्टिविटीज की एक लिस्ट देता है कि जिनके टुवर्ड्स कंपनी आप CSR का एक्सपेंडिचर कर सकते हो। तो मैं आपको बुक से वो शेड्यूल दिखा भी देता हूँ। चलो तो बच्चों, मैं आपको एक बार चैप्टर नंबर 9 में दिखा देता हूँ शेड्यूल 7 क्या बोल रहा था, फिर उसकी अमेंडमेंट भी देख लेंगे। छोटी सी अमेंडमेंट है। तो आ जाओ प्लीज सेक्शन 135 पे। सेक्शन 135 यूज्ड टू डील विद CSR। तो सर आपका सेक्शन 135 में आता था एक शेड्यूल 7। वो क्या बताता था आपको कि कौन कौन सी एक्टिविटीज पे आप CSR का खर्चा कर सकते हो। तो ये आता था सर हमारा शेड्यूल 7। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। इसमें सारी एक्टिविटीज दी गई थी जहां हम CSR पे खर्चा कर सकते हैं। तो इस शेड्यूल के अंदर सर दो छोटी सी अमेंडमेंट्स हैं, वो देख लेते हैं क्या। सबसे पहला कह रहा है सर इस शेड्यूल 7 के अंदर एक आइटम नंबर 6 है, उसमें आप कुछ एडिशनल वर्ड्स ऐड कर देना। तो कह रहा है सर आइटम नंबर 6 आफ्टर द वर्ड वॉर विडोज एंड देयर डिपेंडेंट्स। तो सर एक आइटम नंबर 6 था, उसमें आपको ये वर्ड्स देखने को मिलते थे, वॉर विडोज एंड देयर डिपेंडेंट्स। तो लॉ मेकर कह रहा है भाई इसके बाद बस आप कुछ वर्ड्स और यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो ये एक छोटी सी अमेंडमेंट है कि यहाँ पे कुछ और वर्ड्स ऐड कर दिए गए हैं। कौन कौन से सर? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एंड सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, वेटरन्स एंड देयर डिपेंडेंट्स इंक्लूडिंग विडोज। तो सर जो हमारे CAPF या CPMF के जवान हैं उनके लिए या उनके डिपेंडेंट्स या उनकी विडोज के लिए भी अगर कोई कंपनी खर्चा करना चाहती है तो अब वो भी CSR के खर्चे में काउंट हो जाएगा। तो एक छोटा सा चेंज यहाँ पे आया। एंड एक सर जो दूसरा चेंज शेड्यूल 7 में आ रहा है वो चेंज आया सर आइटम नंबर 9 में। तो पहले यहाँ पे सर एक आइटम नंबर 9 आया करती थी। आइटम नंबर 9 सर किस चीज से डील किया करती थी कि सर अगर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो किसी इंक्यूबेटर को, इंक्यूबेटर कौन होते थे? जो स्टार्टअप्स को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर कोई कंपनी किसी इंक्यूबेटर को CSR का खर्चा करना चाहती है, बस वो इंक्यूबेटर कौन होना चाहिए?
सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी पीएसयू द्वारा फंडेड होना चाहिए, तो वो सीएसआर के लिए एलिजिबल है। या कंपनी आप किसी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी, जिसमें सारी आईआईटीज, आईसीएआर, आईसीएमआर, सीएसआईआर, ये सारी एंटिटीज की एक लिस्ट आई थी, अगर कंपनी आप इनके टुवर्ड्स खर्चा करना चाहते हो, ये सीएसआर में काउंट हो जाएगा। तो ये क्लॉज 9 में सारी बातें अभी भी हैं, बस कुछ एडिशनल बातें यहां पे लिख दी गई। तो लॉ मेकर ने क्या किया कि क्लॉज 9 को पूरा का पूरा कर दिया सब्सटीट्यूट, एंड ये नया क्लॉज 9 या आइटम नंबर 9 में कहूं तो यहां पे आ गया है, और इसके अब कर दिए गए हैं दो टुकड़े। तो ये जो आइटम नंबर 9 था, इसके दो पॉइंट्स बना दिए गए हैं, ए एंड बी। पहले पॉइंट में किसकी बात लिखी गई सर? पहले पॉइंट में वही इंक्यूबेटर वाली बात लिखी गई, बस इंक्यूबेटर के साथ एक वर्ड और ऐड कर दिया गया, एनी रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो पहले यहां पे सिर्फ इंक्यूबेटर लिखा रहता था, पर अब इंक्यूबेटर के साथ क्या लिखा और आ गया? रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। दैट इज सर कंट्रीब्यूशन टू एनी इंक्यूबेटर और फॉर एनी रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कौन कर रहा हो, जो सर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही हो, स्टेट गवर्नमेंट कर रही हो, या कोई पीएसयू या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की कोई एजेंसी। तो अगर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं किसी इंक्यूबेटर को या कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, फंडेड बाय गवर्नमेंट और पीएसयू, तो वो सीएसआर के लिए एलिजिबल है। एंड दूसरा सर पॉइंट सिमिलर आया कि अगर आप खर्चा कर रहे हो किसी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी के टुवर्ड्स, जिसमें आपके सारे आईआईटीज आ रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यहाँ पे नया ऐड कर दिया गया है, आईसीएमआर, तो बस ये कुछ नए इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे ऐड किए गए। तो ब्रॉडली बातें सेम है, बस एक दो एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पे डाले गए। तो शेड्यूल 7 में दो छोटे से चेंजेस किए गए भी कि आइटम नंबर 6 में ये नए वर्ड्स ऐड किए गए, एंड जो आइटम नंबर 9 था उसे पूरा का पूरा बदल दिया गया। पर सर यहाँ पे ये अमेंडमेंट फिनिश नहीं होती है, साथ में कुछ अमेंडमेंट की गई है इन द सीएसआर पॉलिसी के रूल्स। प्लीज मार्क दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली अमेंडमेंट बड़ी जरूरी है। एंड आज की ये लास्ट अमेंडमेंट है, तो हमारी अमेंडमेंट क्लास इसके साथ खत्म भी हो जाएगी। तो सर एक तो शेड्यूल 7 में चेंज किया गया, पर साथ ही में सीएसआर रूल्स के अंदर भी कुछ चेंज किया जा रहा है। तो सर सीएसआर रूल्स में सीएसआर पॉलिसी का एक मीनिंग डाल दिया गया है, एंड वो मीनिंग डाल के क्या कहा गया है सर? CSR policy relates to the activities to be undertaken by company in areas or subjects specified in Schedule 7 to the Act and expenditure thereon, excluding activities undertaken in pursuance of ordinary course of business. तो ये क्या कह रहा है भाई? CSR का मतलब क्या है? CSR का एक्सपेंडिचर या CSR पॉलिसी के खर्चे को हम कब काउंट करेंगे? जब आप वो खर्चा एज पर शेड्यूल 7 करेंगे। तो जो शेड्यूल 7 हमने पढ़ा, तो सीएसआर रूल्स क्या कह रहे हैं भाई कि सर हम सीएसआर के खर्चे को सिर्फ तभी काउंट करेंगे जब वो खर्चा शेड्यूल 7 में दी गई आइटम्स के अंदर किया जाएगा। पर सर हमने सीएसआर का टॉपिक पढ़ा था, और वहां पे हमने देखा था सर कुछ ऐसे एक्सक्लूजन्स होते हैं जिन्हें सीएसआर के खर्चे में काउंट नहीं किया जाता है। कौन कौन से सर? फॉर एग्जाम्पल, एनी बेनिफिट फॉर द एक्सक्लूसिव, सॉरी, एनी एक्सपेंडिचर फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज, तो वो सीएसआर में काउंट नहीं होता। अगर आप कंपनी को एक खर्चा कर रहे हो जो सिर्फ आपके एम्प्लॉइज या उनकी फैमिलीज के लिए, सीएसआर में काउंट नहीं होता। कंपनी सर कोई पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करती है, वो सीएसआर में काउंट नहीं होता। सर कंपनी आउटसाइड इंडिया कोई खर्चा करती है, वो सीएसआर में काउंट नहीं होता। एंड एक चौथा पॉइंट आता था सर, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया गया खर्चा। अगर कंपनी आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई खर्चा कर रहे हो, लॉ उसे सीएसआर का खर्चा नहीं मानेगा, क्योंकि वो आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का खर्चा है। फॉर एग्जांपल, आईटीसी क्लासमेट्स के रजिस्टर बेचती है, आज वो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 100 रुपए का रजिस्टर सस्ता करके 80 में बेचने लग जाए, और वो कहे जी 20 रुपया मेरा सीएसआर का खर्चा है, तो वो आपका सीएसआर के खर्चे में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का खर्चा है। वही बात यहां पे लिखी गई सर कि सर सीएसआर पॉलिसी में हम कोई भी ऐसे खर्चे को काउंट नहीं करेंगे जो आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हैं। यहां तक तो बात सर पहले भी थी और आज भी सेम है। जो नई बात आई वो बात सर यहां पे इंसर्ट की गई, यहां पे एक नया प्रोवाइजो डाल के एक नई बात बोली गई। और सर ये जो नई बात बोली गई है, ये किस वजह से बोली गई? ये बोली गई ड्यू टू कोविड-19। ये क्या कहना चाह रहे हैं सर? पढ़ते हैं, आपको खुद ही लॉजिक समझ में आ जाएगा पढ़ते पढ़ते। ये कह रहा है सर, प्रोवाइडेड दैट एनी कंपनी एंगेज्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ न्यू वैक्सीन्स, ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस इन देयर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। दैट इज सर, अगर किसी कंपनी का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है कि सर कोई नई ड्रग्स बनाना, कोई नई वैक्सीन ढूंढना। फॉर एग्जाम्पल सर, अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एक आजकल तो ये काफी न्यूज में है, मिस्टर अदर पूनावाला की कंपनी है जिसने हमारी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई है। तो फॉर एग्जाम्पल सर, अगर एक कंपनी है सीरम लिमिटेड, इस कंपनी का काम क्या है सर? ये फार्मास्यूटिकल की कंपनी, इसका काम ही है कि मैं रिसर्च करूंगी, नई नई वैक्सीन, नए नए ड्रग्स बनाऊंगी। तो अब ये अमेंडमेंट क्या कहना चाह रही है सर कि यू आर अ कंपनी
and companies engaged in the research and development activity of a new vaccine, drugs, or medical devices in their ordinary course of business may undertake research and development activity of new vaccine, drugs, and medical devices related to COVID-19 for financial year 2021, 21, 22, 23, subject to the conditions that such research and development activities shall be carried out in collaboration with any of the institute or organization mentioned in item number 9 of schedule 7. Details of such activities shall be disclosed separately in the annual return on CSR included in board's report. I hope आप ये पॉइंट समझ गए हो. ये पॉइंट कहना क्या चाह रहे हैं भाई? ये पॉइंट ये कह रहा है सर, अगर किसी कंपनी का काम ही क्या है, उसका काम ही है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है इन द फील्ड ऑफ वैक्सीन, इन द फील्ड ऑफ ड्रग. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सीरम लिमिटेड. तो सर सीरम लिमिटेड का काम ही क्या है कि वो नई नई वैक्सीन बनाएगी, नए नए ड्रग्स बनाएगी. अब पूरी दुनिया कोविड-19 से ग्रस्त थी, तो सीरम इंस्टीट्यूट इसके ऊपर मेहनत कर रहा है कि मैं कोविड-19 की वैक्सीन बनाऊं, कोविड-19 की वैक्सीन बनाऊं, पूरी दुनिया की हेल्प करूं. पर जैसे ही सीरम इंस्टीट्यूट कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो क्या पहले सीरम इंस्टीट्यूट ये कह सकता था कि जी ये वाला खर्चा मेरा CSR का खर्चा है? द आंसर इज नो. सीरम इंस्टीट्यूट पहले आप अपने कोविड-19 की वैक्सीन ढूंढने के लिए जो भी खर्चा कर रहे हो, वो आपका CSR के खर्चे की तरह काउंट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया गया है. एंड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के खर्चे CSR में काउंट नहीं होते. तो ये तो आप आए दिन करते हो भाई. अगर आप ऐसे वैक्सीन बना रहे हो, उसका खर्चा हम आपको CSR में अलाउ नहीं करेंगे. पर अब हमारी गवर्नमेंट ने दिया बेनिफिट, और वो कंपनीज को कर रही है मोटिवेट कि कंपनीज आप वैक्सीन ढूंढो, कोई ड्रग्स ढूंढो, कोई ऐसा मेडिकल डिवाइस बनाओ जिससे कोविड-19 में लड़ाई करने में मदद हो. तो सर वो बेनिफिट देने के लिए सरकार ने क्या कहा कि भाई अगर किसी कंपनी का काम ही ये है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी फॉर सम ड्रग्स, फॉर सम वैक्सीन, और अगर वो कोविड-19 के टुवर्ड्स अपनी R&D का खर्चा करना चाह रही है, तो 3 सालों तक उसके खर्चे को हम CSR का खर्चा काउंट कर लेंगे. दैट इज जो खर्चा वो कोविड-19 की वैक्सीन या ड्रग्स के ऊपर करेगी, इन 3 सालों के दौरान उस खर्चे को सर उसका CSR का खर्चा, एलिजिबल खर्चा काउंट कर लिया जाएगा. पर ये बेनिफिट सिर्फ 3 सालों के लिए है, ध्यान रखना. फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, 21, 22 एंड 22, 23. तो इन 3 सालों में कंपनी अगर आप CSR से जुड़ी हुई कोई वैक्सीन, ड्रग्स बनाने के लिए खर्चा करते हो, वो काउंट हो जाएगा. बस 2 कंडीशन है. क्या क्या? पहली कंडीशन, कंपनी आपको वो खर्चा आइटम नंबर 9 ऑफ शेड्यूल 7 जो जस्ट अभी हम पढ़ के आए हैं, इन एंटिटीज के साथ कोलैबोरेट करके करना पड़ेगा. दैट इज ऐसा ना हो कि आप अकेले काम कर रहे हो, आप इनमें से किसी के साथ कोलैबोरेशन करो, सरकार के किसी इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन करो, फिर आप वो एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो वो CSR में काउंट होगा. एंड साथ ही में आपको उसका देना पड़ेगा डिस्क्लोजर. डिस्क्लोजर का जाएगा इन द एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR इज इंक्लूडेड इन द बोर्ड्स रिपोर्ट. तो जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट है उसमें भी आप सेपरेटली बताएंगे कि आपने CSR में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा किया, कितना कितना खर्चा स्पेंड किया. तो एक बेनिफिट आपको दिया जा रहा है सर, ध्यान रखना. वैसे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का खर्चा CSR का खर्चा नहीं होता, पर यहां पे एक बेनिफिट दिया गया सर कि अगर आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है कि आप नए नए ड्रग्स बनाते हो, वैक्सीन बनाते हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाते हो, तो अगर आप कोविड-19 से जुड़े हुए कोई भी ड्रग्स इक्विपमेंट बना रहे हो, तो इन 3 सालों के दौरान जो आपका खर्चा होगा R&D पे, वो सारा आपको CSR में अलाउ किया जाएगा. एंड लास्ट बात, रूल 4 में भी इस बात को लिखा गया सर कि एक्सक्लूजन फ्रॉम CSR एक्टिविटीज में क्या आता था? एक्टिविटीज अंडरटेकन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. तो उस बात को कर दिया गया है रिमूव. तो हम एक रूल 4 पढ़ते थे, जहां पे क्या हम लिखते थे कि सर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया गया खर्चा CSR का खर्चा नहीं होता. यहां पे हम लिखते थे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया गया खर्चा CSR का खर्चा नहीं होता. इस बात को अब कर दिया गया है रिमूव. तो ध्यान रखना सर, वैसे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का खर्चा आज भी CSR का खर्चा नहीं है, पर अगर आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो खर्चा कर रहे हो वो टुवर्ड्स कोविड-19 कर रहे हो, तो 3 सालों तक उसे CSR का एलिजिबल एक्सपेंडिचर माना जाएगा. एंड मुबारक हो, दीज आर ऑल दी अमेंडमेंट्स. तो बस ये 2 पेज की अमेंडमेंट्स थी. अब की बार May 21 अटेम्प्ट के लिए कोई ज्यादा अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल नहीं है. यहां पे केविएट मैं आपको जरूर दूंगा. मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही बोला था, जो मैंने आपको अमेंडमेंट्स करवाई हैं वो 6 मंथ्स की करवाई हैं, फ्रॉम 1 May 2020 से लेकर 31 अक्टूबर 2020. तो इस वाली क्लास में हमने इन 6 मंथ्स की अमेंडमेंट्स कवर करी हैं. पुरानी अमेंडमेंट्स मैंने टच नहीं करी हैं. तो सबसे पहला केविएट जो मैं दूंगा वो क्या दूंगा सर, जो RTP आएगी May 2021 की, जब CA इंस्टीट्यूट RTP लेकर आएगा, तो इंस्टीट्यूट RTP में 6 महीने प्लस उससे पुरानी वाली अमेंडमेंट्स को भी कई बार कवर करके लिख देता है. तो RTP में सिर्फ ये 6 महीने की अमेंडमेंट्स नहीं लिखी जाती, 1 मई से जो पुरानी अमेंडमेंट्स थी जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं,
वो भी आरटीपी में कई बार लिखी होती हैं, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना। वो सारी अमेंडमेंट्स हम ऑलरेडी पुरानी अमेंडमेंट क्लासेस से कवर कर चुके हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि आरटीपी में आपको कुछ ओल्ड अमेंडमेंट्स देखने को मिल जाए। दूसरा सर, कंपनी लॉ में कुछ अमेंडमेंट्स आई थी इस बजट में। तो ये जो 2021 का बजट आया था, इसमें निर्मला सीतारमण ने कंपनी लॉ में कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज करी थी। ठीक, तो ध्यान से उस चीज का ध्यान रखना कि वो अमेंडमेंट्स डेफिनेटली आपके मई 21 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप कोई वीडियो देख लो या बजट की कोई वीडियो आप देखते हैं या वैसे न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं, तो वो सारी चेंजेस इस साल बजट में आए हैं। ठीक, फरवरी या मार्च में इंप्लीमेंट होने हैं, तो वो आपके मई 21 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो जो बजट में कंपनी लॉ से जुड़ी हुई बातों की अमेंडमेंट्स आपने कहीं सुन ली हो, वो मई 21 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। इस चीज का ध्यान रखना। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज अमेंडमेंट क्लास। क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि 2 अनाउंसमेंट्स हैं, उसमें से एक जगह मुझे आपकी हेल्प भी चाहिए। एक अनाउंसमेंट तो क्या है सर, कि आपकी जो भी लॉ की लेटेस्ट बुक्स हैं फॉर मई 21 अटेम्प्ट, तो मई 21 अटेम्प्ट के लिए लॉ की लेटेस्ट बुक सारी आ चुकी हैं। इनकेस आपके पास जो बुक है वो बहुत पुरानी हो चुकी है, फॉर एग्जांपल आपके पास से नवंबर 19 का एडिशन पड़ा हुआ है, मई 19 का एडिशन पड़ा हुआ है, तो उस केस में मेरी ये सजेशन रहेगी कि आप लेटेस्ट बुक्स ऑर्डर कर लें, क्योंकि लेटेस्ट बुक्स में आपके सारे के सारे जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं या एक्स्ट्रा चेंजेस हैं, लेटेस्ट अमेंडेड आपको सारी चीजें मिलती हैं। अब की बार जो मैंने लॉ की बुक्स निकाली हैं, कैसे निकाली हैं सर, अब की बार हमने 4 बुक्स निकाली हैं। 4 बुक्स निकालने का पर्पस क्या था वो भी बताता हूं। हर बार सर हम एक वॉल्यूम तो कंपनी लॉ का देते हैं, एक वॉल्यूम अदर लॉ का देते हैं। चाहने को मैं दोनों बुक कंबाइंड भी कर सकता हूं, बस मुझे लगता है कि बच्चे के लिए बुक कैरी करना थोड़ा हैवी हो जाएगा, इसलिए मैं 2 वॉल्यूम्स में स्प्लिट कर देता हूं। तो एक तो आपका कंपनी लॉ और अदर लॉ की मेन बुक तो है ही। पहले हम क्या करते थे, पहले जो एमसीक्यू क्वेश्चंस थे वो हम मेन बुक में ही कवर करते हुए चलते थे। तो मेरे को कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई सर कि अगर हम सिर्फ आपके एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमें पूरी बुक खरीदनी पड़ रही है। पूरी बुक अभी हमें नहीं लेनी क्योंकि हमने पहले ही ले रखी है। ठीक, तो इसलिए अब की बार जो एमसीक्यूज वाला पोर्शन था उसके लिए मैंने अलग से बुक बना डाली। ठीक, पहले एमसीक्यूज हमारी मेन बुक में कवर्ड रहते थे, तो अगर किसी बच्चे के पास मेरी मेन बुक है, आपको पता होगा सारे एमसीक्यूज पहले मेन बुक में ही कवर्ड हुआ करते थे। और अब की बार मैंने एमसीक्यू की एक अलग से बुक बना दी है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। सारे एमसीक्यूज हैं, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू हैं। आज तक इंस्टीट्यूट ने जितने एमसीक्यूज निकाले हैं सारे इस बुक में कवर्ड है, प्लस मैंने अपनी तरफ से भी एमसीक्यूज बनाए हैं। एंड ये वाली जो एमसीक्यू बुक है ये है टॉपिक वाइज, दैट इज इसमें मैंने पूरे चैप्टर को डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइड करके उसके एमसीक्यूज डाले हैं। उससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ही एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हो फटाफट, तो वो आप क्रैक कर पाओगे। एंड चौथी हमारी बुक आ जाती है सर कॉम्पैक्ट। ये तो आप सबको पता ही है, समरी बुक है जिसमें पूरे सिलेबस आपका लगभग 50 पेज के अंदर पूरा सी एंटर का सिलेबस कंपाइल्ड है। ठीक, तो ये 4 बुक्स आपकी अवेलेबल हैं। जो आप टेलीग्राम चैनल फॉलो करोगे मैं वहां पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप ये 4 बुक किसी भी कॉम्बिनेशन में बाय कर सकते हैं। तो ये तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि अगर आप चाहो तो लेटेस्ट बुक्स अवेलेबल हैं। दूसरी अनाउंसमेंट जो है उसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आई नो मेरी ये वाली अमेंडमेंट क्लास काफी ऐसे बच्चे भी देख रहे होंगे जिनका शायद नवंबर अटेम्प्ट क्रैक नहीं हुआ था, या बाई चांस जिनका अटेम्प्ट ही मई में पढ़ने वाला है, फर्स्ट अटेम्प्ट ही मई 21 है, पर उन्हें क्लासेस लिए काफी ज्यादा समय हो चुका है। ठीक, आपको क्लासेस लिए शायद 1 साल 1.5 साल या हो सकता है 2 साल भी हो चुके हो, तो आपने क्लासेस काफी पहले ली थी। तो अभी तक मैंने ये चीज ट्राई नहीं करी है, तभी मैं आपसे राय मांग रहा हूँ, प्लीज मुझे गाइड करिएगा। तो आई एम प्लानिंग कि सर अगर आप लोग चाहोगे तो फॉर द अपकमिंग मई 21 अटेम्प्ट मैं एक छोटा सा रिविजनरी बैच लगाने की सोच रहा हूं। अभी तक मैंने इसकी कोई प्लानिंग नहीं करी है, क्योंकि आप गाइड करोगे तो मैं प्लानिंग करूंगा। तो आई एम प्लानिंग टू टेक अ रिविजनरी बैच। ये रिविजनरी बैच सर कैसे काम करेगा? सर ये रिविजनरी बैच में मैं ट्राई करूंगा कि 7 से 10 दिन के अंदर, इस टाइम ब्रैकेट में 7 to 10 डेज में मैं आपको पूरा सिलेबस फटाफट रिवाइज करा पाऊं, ब्रशअप करा पाऊं चीजें, जिसमें आपकी सारी की सारी जितनी भी बातें हम क्लासेस में पढ़ते थे फटाफट ऑन अ फास्ट पेस उनको कवर किया जाएगा। जितने लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हैं, अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम कवर करते हुए चलेंगे। तो इसलिए इस बैच को मैं क्या बोल रहा हूँ, रिविजनरी बैच, कि यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा कि मैं आपको पूरा सेक्शन दोबारा समझा रहा हूँ, लॉजिक्स दोबारा समझा रहा हूँ। नो, हम सिर्फ चीजों को रिवाइज करेंगे ताकि अगर आप क्लास में बैठे हो कोई याद आ जाए, अच्छा सर ने ये पढ़ाया था, अच्छा इसका लॉजिक ये था। एंड ऑब्वियसली अगर आपको कोई डाउट्स अराइज होंगे साइड बाय साइड वो डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे। तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि ये रिविजनरी बैच मुझे लगाना चाहिए या नहीं, तो आप लोग मुझे गाइड करना। तो इसी के रिगार्डिंग मैं टेलीग्राम पे एक पोल कंडक्ट करूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं एक पोल डालूंगा। अगर आप चाहते हो ये वाला रिविजनरी बैच लगाया जाए तो आप इस पोल में पार्टिसिपेट करके अपना आंसर दे सकते हो। पर हाँ, एक केवीएट भाई, ये जो रिविजनरी बैच 7 से 10 दिन का चलेगा तो इट इज गोइंग टू बी अ पेड बैच। ये कोई फ्री बैच नहीं होगा, इट इज गोइंग टू बी अ पेड बैच। डिपेंडिंग ऑन योर रिस्पॉन्स वी विल डिसाइड कि हाँ भाई कितना इसको पेड बैच रखना है, क्या फीस होनी चाहिए। बहुत ज्यादा फीस हम नहीं रखेंगे, एक नॉमिनल फीस जो भी जस्टिफाइड होगी वो फीस इसमें रखी जाएगी।
ठीक, तो इट इज गोइंग टू बी अ पेड रिविजनरी बैच, नॉट अ फ्री रिविजनरी बैच। अगर आपको फ्री चाहिए तो वो आपके लिए, और ऑलरेडी मैराथन अपलोडेड है जिसमें 8-9 घंटे में मैंने कोशिश करके सारा सिलेबस रिवाइज कराया है। ये जो रिविजनरी बैच होगा ये थोड़ा सा ज्यादा थरो होगा, इसमें आपको सारी चीजें कवर कराते हुए चलूंगा मैं, कि जितनी भी बातें हमने करी थी फटाफट हम इसको ब्रशअप करेंगे एंड रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस उसके कवर करेंगे। ठीक, तो इसके रिगार्डिंग टेलीग्राम पे एक पोल कंडक्ट हो जाएगा, प्लीज वहां पे आप पार्टिसिपेट करके मुझे जरूर बताना कि ये बैच मुझे लगाना चाहिए या नहीं। तो अगर आपका रिस्पॉन्स आता है और आपको रिक्वायरमेंट होगी तो इसको मैं अनाउंस जरूर करूंगा, और इसको हम कोशिश करके मार्च के फर्स्ट वीक में फिर कंडक्ट करेंगे। चले गाइस, अब आपका और टाइम नहीं लूंगा, सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अपनी मई 21 के लिए अच्छे से तैयारी करें। जिनका पहला अटेम्प्ट है बहुत अच्छे से जान लगाकर पढ़े, एंड बाई चांस अगर आपका नवंबर क्लियर नहीं भी होता सो डोंट लूज होप, स्टे मोटिवेटेड भाई, अपना दिल लगाकर पढ़ाई करो, जो भी आपके गैप्स है उन्हें आइडेंटिफाई करो और उन गैप्स को फिल करते हुए चलो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मे एग्जाम्स। कोई भी लेटेस्ट चेंज या अपडेट्स आएंगे तो वो मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। चलिए गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।